Yes, good evening. Good evening, तनु, राज, प्रिया, हाउ आर यू? कैसे हो आप? ओके, वन सेकेंड, वन सेकेंड. यस, अंकिता, सौरभ, आदर्श, हाउ आर यू? शिवम, विकास, राखी, कैसे हैं आप लोग? सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं. इट्स रियली नाइस टू सी यू ऑल. ओके, निर्मल, कैसे हैं आप? तो अभी काफी लोग आ गए हैं लाइव में, राइट? तो आई थिंक अब हम लोग, यस, आदर्श भी हैं, सौरभ भी हैं. यस, राखी, हाउ आर यू? अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, राइट? आप लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? हम्म. ओके. तो आज हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने कल हम लोगों ने बहुत अच्छा सेशन किया था, राइट? ये पूरा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेशन हम लोग चला रहे हैं, और ये वीक में हम लोग 4 डेज करेंगे. यस नेहा, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. तो मतलब इस तरीके से हम लोग वीक में टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. यस सुजुका, मतलब 25 क्वेश्चन करके हम लोग वीक में 4 डेज इसको रखेंगे इस सेशन को. और ये बहुत ही रेगुलर सेशन चलेगा, राइट? तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने पेपर में. और थोड़ा सा आज का पेपर कल के लेवल से थोड़ा सा टफ रहेगा, राइट? क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग इसके लेवल को बढ़ाएंगे. ठीक है, एकदम से भी नहीं, धीरे धीरे करके. तो उससे ये होगा कि हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा कॉन्सेप्चुअल यूपीएससी के लेवल की चीजें हम लोग करेंगे, राइट? अभी आपको पेपर दिख रहा होगा आई थिंक, है ना? इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी मैं बढ़ा रहा हूँ जिससे कि और क्लियर आए नजर, राइट? तो पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा है, वो महानदी के ऊपर है. ठीक है, महानदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है. मतलब कि जो दक्षिण भारत है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, क्या ये इसकी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि हाँ, विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ गई होगी अब. और 360 के फ्रेम में कर लीजिए उसको, तो विजिबल हो जाएगा, राइट? 360 के फ्रेम पर चेक कर लीजिए सेटिंग से जाके, तो वो आप लोगों को विजिबल हो जाएगा, राइट? और बाकी मैं बोल तो रहा ही हूँ साथ में. तो पहला स्टेटमेंट है कि ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है. दूसरा है, यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर प्रवाहित होती है. तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा बांध महानदी पर बनाया गया है. पहला वाला तो सबको आई थिंक क्लियर होगा कि ये सबसे बड़ी नदी प्रणाली नहीं है. प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? कोई बताएगा? कोई उत्तर देगा? गोदावरी, राइट? गोदावरी. गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया. तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? गोदावरी. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट है कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर
जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बांध क्या महानदी पर बना है? नहीं नहीं, भारत का सबसे बड़ा बांध किस नदी पे बना है? कोई बताएगा? भारत का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर भारत का इस समय सबसे बड़ा बांध कौन सा है ना? जल्दी से इसको गूगल करना है, और गूगल करके जल्दी से, क्योंकि ये थोड़े से इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग दृष्टि से। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाखड़ा नागल बांध देश का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ये किस दृष्टि से है? ग्रेविटी बांध, मतलब ये ग्रेविटी एक तरीका एक प्रकार होता है बांध का, गुरुत्वीय बांध। तो गुरुत्वीय बांध के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है, राइट। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर, राइट। अभी वैसे देखो, एक और दूसरा ऑप्शन आपको बता देते हैं, दूसरा एक आंसर बता देते हैं कि फिलहाल ऊंचाई के हिसाब से या उसके आकार के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध, ठीक है, ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है। ठीक है, ये क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा बांध है ऊंचाई के हिसाब से। गुरुत्वीय प्रकार के बांध में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गुरुत्वीय प्रकार के बांध में सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है, जो सतलुज ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बांध। यस, राइट। हम्म, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें तीन स्टेटमेंट थे, तो हम लोग एक बार इसकी व्याख्या को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं कि जो महानदी है वो भारत की एक प्रमुख नदी है, एक मुख्य नदी है। इसकी लंबाई करीब करीब 850 किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, ये गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। देन दूसरे नंबर पे आती है कृष्णा, और तीसरे नंबर पे महानदी आती है। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं है बल्कि तीसरे नंबर पे है। कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर पहाड़ियों में सिहावा के पास एक जगह है, वहां से निकलकर अमरकंटक के दक्षिण में मिलती है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। मतलब भागीरथी, जो कि आगे चल करके जब उसमें अलकनंदा मिलती है तो वही नदी हो जाती है गंगा नदी। ठीक है, राइट। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, वो है ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? अगर आप लोग को पता हो तो कोई कमेंट करके बताए कि कि इस समय यूनिवर्स में किस प्लैनेट को हम लोगों ने ड्वार्फ प्लैनेट, एक बौने ग्रह का दर्जा दे दिया, जो कि पहले एक पूरा अच्छा खासा प्लैनेट होता था। ठीक है, प्लूटो। प्लूटो इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन क्या है कि ड्वार्फ प्लैनेट के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, हाँ, एक चीज जो ये प्रैक्टिस कराने का जो फायदा होगा कि आप ये चीज तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या सही नहीं है या क्या सही है ना? ये पूछा जाता है यूपीएससी में, अब यूपी में भी पूछने लगा है। सबसे पहले तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है कि सही है पूछ रहा है। ठीक है, पता लगा आप वो पूछ रहा है क्या सही नहीं है और आप पढ़ गए सही है, तो आपका उत्तर गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सही नहीं है, यानी कि तीन चीजें इसमें से सही होंगी, एक कोई होगा जो सही नहीं होगा। तो बौना ग्रह क्या होता है? सबसे पहली बात तो है ना, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रह की परिभाषा क्या है। यह सूर्य की सीधी कक्षा में होना चाहिए, यह एक ग्रह या उपग्रह होना चाहिए, पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए, और इसके द्वारा अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है कि यह एक ग्रह या उपग्रह होना चाहिए? हम्म मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं, यह सूर्य की सीधी कक्षा में होना चाहिए। तो एक ये बौने ग्रह की परिभाषा समझ लो आप, आपको कुछ नहीं, केवल केवल परिभाषा आपको समझनी है, याद रखनी है।
कि सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा एक परिभाषा दी गई कि ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह कौन होगा। यह एक आकाशीय पिंड होगा जो एक तारे की परिक्रमा करता होगा, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका चक्कर लगाता होगा। ठीक है, मतलब कोई भी आकाशीय पिंड जो कि एक तारे की परिक्रमा करता हो। जैसे प्लूटो है, एक तारा यानी कि सूर्य की परिक्रमा कर रहा है ना, तो इसलिए वो, एक तो ये कंडीशन है, दूसरा इसने आसपास के क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया है, और यह एक उपग्रह नहीं है, इसको एक उपग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आसपास के एरिया एरिया को, मतलब इसका आसपास का एरिया क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सामान्य तौर पर यह एक, ना तो मतलब, हाँ, जो चौथा वाला है, ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूर्य की सीधी कक्षा में होना चाहिए और यह किसी अन्य नजदीकी पिंड का चंद्रमा नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा, इसके लिए काफी बड़ा होना चाहिए कि ये अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत आकार में गोलाकार हो जाए, यानी कि इतना छोटा भी ना हो। बौना ग्रह होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटा हो, इतना छोटा भी ना हो कि ये अपना गोलाकार रूप ही ग्रहण ना कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी इसकी। ठीक है, तो ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में, और ड्वार्फ प्लैनेट का उदाहरण क्या है, प्लूटो। प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। अब केवल 8 ग्रह रह गए हैं, जो कि पहले 9 होते थे। अब प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है ना, एक बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन सी कसौटी का पालन किया जाना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है, इसमें संवहनी पौधों की कम से कम 0.5% या 1500 प्रजातियां होनी चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हो, मतलब वो यूनिक हो उस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र का 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो, यानी कि 70% से अधिक इसका जो मौलिक हैबिटेट है वो नष्ट हो चुका हो, राइट। तो आपको सेकंड वाला बल्कि लग रहा होगा कि अगर नष्ट हो चुका है तो फिर इसको हॉट स्पॉट कैसे घोषित कर सकते हैं। एक्चुअली ये सही है, सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि जब किसी क्षेत्र का 70% से अधिक मूल पर्यावास, जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट है, नष्ट हो चुका हो, ये भी एक जरूरी कंडीशन है किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि वो क्षेत्र में बहुत ज्यादा मौलिक उसका हैबिटेट लॉस हो चुका है, और अगर और अधिक हमने उसको मतलब नष्ट हो जाने दिया तो वो जैव विविधता जो वहां पर एक यूनिक स्पीसीज पाई जाती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, इसीलिए उसको हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है, राइट। तो एक और दो दोनों ही इसके करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें संवहनी पौधों की कम से कम 0.5%, मतलब टोटल जो वहां पर पौधे हैं उसका कम से कम 0.5% या संख्या में कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, और वो उस क्षेत्र के लिए इंडेमिक होनी चाहिए। इंडेमिक होने का मतलब होता है कि उस क्षेत्र के अलावा वो प्रजातियां दूसरी किसी क्षेत्र में ना पाई जाती हूँ। ठीक है, तो इंडेमिज्म उसका एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, और दूसरा 70% से अधिक ओरिजिनल हैबिटेट उस क्षेत्र का नष्ट हो चुका हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है ना, कि महत्वपूर्ण स्तर के साथ साथ एक जैव भौगोलिक क्षेत्र जिसे मानव निवास क्षेत्र से खतरा है ना। पहली बात तो यही है कि मानव ही सबसे बड़ा खतरा है किसी भी जैव विविधता क्षेत्र के लिए, है ना। तो ये दो इसकी कंडीशन है, कम से कम 1500 या 0.5% संवहनी पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं हो, और ऐसा क्षेत्र जिसका 70% से अधिक मौलिक पूर्व पर्यावास, पर्यावास का मतलब होता है जो उसका हैबिटेट है ना, वो उसका लॉस हो चुका हो, है ना, जहाँ ओरिजिनल हैबिटेट किसी भी प्रजाति का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, राइट। थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। फोर्थ वन इज आर्द्र भूमियां। आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स, ठीक है, जानते ही हैं, झील जो होती है, तालाब होते हैं, जो भी वेटलैंड्स है, जो आर्द्र भूमियां मतलब गीली भूमियां हैं, झील तालाब इत्यादि, मतलब जिसमें पानी लगभग स्थिर रहता है। अब जैसे नदी है, नदी एक आर्द्र भूमि नहीं है, नदी नदी जो जिसमें पानी बह रहा है। ठीक है, आर्द्र भूमियों में पानी अधिकतर स्थिर रहता है, और मौसम के अनुसार वो पानी का जो क्षेत्र है बढ़ता घटता रहता है, यानी कि जब आर्द्र मौसम होगा, मानसूनी होगा, तो झील का आकार बड़ा हो जाएगा और शुष्क मौसम में छोटा हो जाएगा।
ठीक है। तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, फिर ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के क्षरण की वैश्विक चिंताओं को संबोधित करता है। ठीक है। हाँ, ये कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस इंटरनेशनल कन्वेंशन में कौन सी अवधारणा को रखा गया, उसमें कौन सी चिंता व्यक्त की गई। ठीक है। आर्द्र भूमियां प्राकृतिक अपशिष्ट शोधन प्रणालियों के रूप में काम करती हैं, मतलब ये प्राकृतिक रूप से शोधन प्रणाली की तरह काम करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ये उस क्षेत्र के लिए बड़ी जरूरी होती है, उस क्षेत्र की सफाई एक तरीके से शोधन में काम का काम करती हैं। ये जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मदद करती हैं, बिल्कुल। अगर नहीं होता तो इसके लिए इतनी ज्यादा चिंता ही व्यक्त नहीं की जाती। दलदल और कच्छ भूमियां आर्द्र भूमि के उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। दलदल और कच्छ भूमियां, जैसे कच्छ, कोई भी कच्छ का स्थान है जैसे कच्छ का रण, वो आर्द्र भूमियों के उदाहरण है। राइट। तो ए वाला ही गलत है, जिनेवा कन्वेंशन एक्चुअली नहीं है। ये जो कन्वेंशन है, इसको ध्यान से पढ़िए कि आर्द्र क्षेत्र है जहाँ मिट्टी या मौसमी अस्थायी रूप से संतृप्त होती है। दलदल और कच्छ भूमियां इसमें शामिल है ना। इसका ताजा या खारा पानी हो सकता है इसमें। ये प्राकृतिक रूप से अपशिष्ट शोधन प्रणाली के रूप में काम करती हैं। ठीक है। और जो इससे संबंधित जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसका नाम क्या है? रामसार कन्वेंशन। रामसर जो जगह है ये कहाँ पर है? रामसर जो जगह है ये कहाँ पर है? ईरान में। ईरान, है ना, जो ईरान देश है वहां पर ये जगह है रामसर। और रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों के नुकसान और उनके नियमीकरण के बारे में वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए की गई। ठीक है। जबकि जो स्टेटमेंट में लिखा था जेनेवा कन्वेंशन, वो किससे संबंधित है ये भी समझ लो। ये शरणार्थियों के संबंध में वैश्विक चिंताओं को संबोधित करता है, यानी कि जो शरणार्थी होते हैं ना, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी जो होते हैं, जो एक तरीके से किसी भी देश के नागरिक नहीं होते हैं, वो बेचारे शरणार्थी होते हैं किसी भी देश में। तो उसके लिए जो कन्वेंशन लाया गया था कि मतलब उनके लिए जो चिंताएं व्यक्त की गई थी किसमें? जिनेवा कन्वेंशन में। और आर्द्र भूमि या वेटलैंड से संबंधित कन्वेंशन कौन सा है? रामसर कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिगार्डिंग वेटलैंड्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये फोर्थ। ठीक है। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में जैव ईंधन उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव ईंधन जो बायो, एक तरीके से बायोफ्यूल, जैसे बायोडीजल होता है ना, बायोफ्यूल जो भी है, यह जीवाश्म ईंधन के साथ इथेनॉल के सम्मिश्रण से प्राप्त होता है। मतलब जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उसमें अगर इथेनॉल मिलाते हैं तो ये जैव ईंधन बन जाता है। क्या ये सही है? कुछ लोग ऑप्शन में, कुछ लोग आंसर करें। यह जलने पर किसी भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। इसका पेट्रोल में 25% सम्मिश्रण और डीजल में 30% सम्मिश्रण प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि पेट्रोल में ये 25% और डीजल में 30% मिलाया जाएगा। ठीक है, अब क्या ऑप्शन है इसका? क्या सही है? ए, केवल कथन एक सही है। मतलब कि यह जीवाश्म ईंधन के साथ इथेनॉल के सम्मिश्रण से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि ये जलने पर किसी भी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता है, कम करता है। मतलब जिस तरीके से डीजल पेट्रोल अगर आप सीधे जलाएंगे तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का ज्यादा उत्सर्जन होगा। इससे मतलब इसको जलाने पे थोड़ी सी मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि कम हानिकारक है। और जो इसमें थर्ड वाला है, इसको भी देख लीजिए। भारत में, मतलब यानी कि भारत में, हाँ, एक थोड़ा सा और समझिए कि ये इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अधिकतर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से बीज, कौन सी फसल, उससे जैव ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो पहली बात तो एक निश्चित प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण से जीवाश्म ईंधन बनाया जाता है। और यह जो इथेनॉल है ये आमतौर पर फसलों जैसे तिलहन, ठीक है, और तमाम प्रकार के फसलों के अवशेषों से निकाला जाता है ना। और इसमें दहन के समय ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम हो जाती है जलाने के समय। ठीक है। तो तिलहन फसलें हैं कई सारी, और अन्य उनके अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। भारत ने पेट्रोल के साथ केवल 2% मिश्रण और डीजल के साथ 0.1% हासिल किया। मतलब कि ये जो भारत का मतलब क्राइटेरिया है कि पेट्रोल में 2% इथेनॉल मिश्रित किया जाएगा
और डीजल में 0.1%। ठीक है। और तो ये शुरुआत में मतलब ऐसा था, लेकिन इस नीति को संशोधित किया गया और नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्या? कि 2030 तक पेट्रोल में हम 20% और डीजल में 5% इथेनॉल मिश्रित करेंगे। ये 2020 का हमारा टारगेट है तरीके से, है ना। मतलब फिलहाल फिलहाल यही है, केवल 2% मिश्रित किया जाएगा किसमें? पेट्रोल में। और डीजल में 0.1% ओनली। ठीक है। डीजल के साथ। और जबकि 2030 का हमारा टारगेट है कि इसको बढ़ाते हुए हम पेट्रोल में 20% तक हम इथेनॉल मिश्रित कर देंगे और डीजल में 5% तक हम इथेनॉल मिश्रित कर देंगे। इस तरीके से हमारा बायोडीजल की एक तरीके से हमारी खपत बढ़ती जाएगी। और बायोडीजल जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, इथेनॉल का मिश्रण बढ़ाते जाएंगे पेट्रोल या डीजल में, तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है आयल का वो कम हो जाएगा, है ना, तो इसका एक आर्थिक फायदा होगा। दूसरा क्या फायदा होगा कि चूंकि इनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है बायोडीजल से, तो इससे पर्यावरणीय लाभ भी होगा, है ना, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी हमें होगा, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली हमें प्रैक्टिस करने हैं, जिससे एक पूरा कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो और कुछ फैक्ट्स भी जो बीच बीच में आते जाएंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है स्वेज नहर के ऊपर। स्वेज नहर आपको पता है कि विश्व की इंपॉर्टेंट नहरों में से एक है स्वेज नहर। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए यह मिस्र में 500 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग है। कहाँ पर है? मिस्र में, है ना। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? मिस्र में ही है, ठीक है। इसकी लंबाई में डाउट हो सकता है, लंबाई कितनी है? तो ये क्या 500 किलोमीटर लंबा है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है? ये भी बात सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 10%, यह यहाँ पे देखिए डेटा वाली बात आ गई। डेटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। यूपीएससी अगर 100 क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन डेटा वाले जरूर होते हैं, ठीक है। तो वैश्विक व्यापार का लगभग 10% स्वेज नहर के माध्यम से लगभग $10 बिलियन का सामान प्रतिदिन आवागमन होता है, ठीक है। तो इसका क्या था क्वेश्चन की क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है भाई इसमें? ए, यानी कि एक सही नहीं है, दो सही है ना। एक सही नहीं है क्यों? क्योंकि 500 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है, 500 किलोमीटर बहुत होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, आप कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर। ठीक है। और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कहाँ पर है? मिस्र में। ठीक है, एक कृत्रिम जल मार्ग है जो बनाया गया था। ठीक है। और वैश्विक व्यापार का लगभग 10%, लगभग 10%, और जो टोटल उसकी वैल्यू है लगभग $10 बिलियन। तो ये याद रखना आसान भी है, $10 बिलियन, मतलब प्रतिदिन लगभग $10 बिलियन का सामान इससे आवागमन होता है, इस नहर से। और जो कि और टोटल वैश्विक व्यापार का 10% इसी मार्ग से होकर के निकलता है, ठीक है। पिछले साल ये स्वेज नहर खबरों में आ गई थी, क्यों? क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से एक जहाज था जिसका नाम था एवर गिवन, है ना। उसे स्वेज नहर से गुजरना था, है ना। और उस वो वहां फंस गया। और इसकी वजह से जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार का जो गलियारा था स्वेज नहर, वो काफी समय तक अवरुद्ध हो गया था, तभी ये न्यूज में आ गई थी। ठीक है, जो चीजें न्यूज में आती हैं वो कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, इसलिए ऐसे मतलब वैसे भी स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है और न्यूज में आ गई तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, राइट। तो 6 हो गया। 6 के बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, कोई बताए इसका आंसर। जिसे हाल ही में भारत का 38वां रामसर स्थल घोषित, अभी ऊपर भी हम लोगों ने रामसर रामसर हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। रामसर क्या था? रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित था? आर्द्र भूमियों से, है ना, वेटलैंड से। तो इसे 38वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, किसे? आसन कंजर्वेशन रिजर्व को, यानी कि ये कोई ना कोई वेटलैंड होगी, तभी रामसर स्थल का मतलब ये वेटलैंड से संबंधित स्थल, है ना। एक महत्वपूर्ण वेटलैंड कोई आर्द्र भूमि होगी। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा?
है ना? कोई और कोई बताए, इसका आंसर देने की कोशिश करे कोई कमेंट में। हम्म कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कोई। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये 38वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये किस राज्य में है? हम्म प्रिया मिश्रा जवाब दे रही हैं उत्तराखंड, और अभिषेक दे रहे हैं डी, ओडिशा। ओके। ओके। हम्म यस, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा सीरियस हैं, है ना? वो ध्यान से पढ़ रहे हैं, चीजों को दिमाग में रख रहे हैं। यस, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, है ना? प्रिया और अभी दोनों लोगों ने सही आंसर दिया है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे हाल ही में 38वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। और ये उत्तराखंड राज्य का पहला है, ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है। मतलब पूरे उत्तराखंड राज्य का ये पहला है, पहला रामसर स्थल है। ठीक है। और ये एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि, ये और इम्पोर्टेंट है कि ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, मतलब जैसे होती है ना ह्यूमन मेड लेक। ठीक है। यस शैलेंद्र, हाउ आर यू? हाय। यस, अंकिता ने भी जवाब दिया था यूके, यूके मतलब अच्छा ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, सही मान लिया गया। राइट। तो ये हो गया हमारा आसन कंजर्वेशन रिजर्व, सेवेंथ क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बीच में कुछ क्वेश्चन मैं दूसरे सब्जेक्ट के भी डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता रहे, आप लोग बहुत बोर ना हो रहे हैं। राइट। तो ये क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान से, पॉलिटी से। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो प्रस्तावना है, क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? हम्म यह बताता है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार यह भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है, और यह न्यायालय के समक्ष गैर न्यायिक है। क्या सही नहीं है? सी नहीं है सही, है ना? कि पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, चौथा भी सही है, केवल तीसरा वाला सही नहीं है। इसमें क्या गलती है भाई? तो इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लो, कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, ये उद्देश्य प्रस्ताव पर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पंडित नेहरू ने पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसी पर आधारित है। ठीक है। यह बताता है कि संविधान भारत के लोगों से अपनी शक्ति अधिग्रहित करता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक था, चौथा भी ठीक था कि यह गैर न्यायिक है, यानी कि इसके प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। और बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा है, न कि प्रस्तावना को। प्रस्तावना के लिए उन्होंने ये बात नहीं कही है कि संविधान की अनूठी विशेषता है, किसके लिए कही है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। ठीक है, काफी लोगों ने सही जवाब दिया था, मनीषा ने भी, अंकिता ने भी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है ना? हम लोग अब अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी के संदर्भ में, यानी कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जानते हैं ना, इकोलॉजी, हम्म के संदर्भ में समुदाय, समुदाय का एक कॉन्सेप्ट होता है पारिस्थितिकी में, कम्युनिटी, है ना? कई सारी प्रजाति मिल करके कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, एक ही प्रजाति हैं, तो हम लोग सारे मनुष्य मिल करके एक समुदाय बनाते हैं, मनुष्यों का समुदाय, है ना? उसी तरह कोई भी प्रजाति मिल करके एक समुदाय बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। तो एक समुदाय में प्रजातियों और उनकी आबादी का आकार बहुत परिवर्तनशील होता है। एक समुदाय में एक या अधिक प्रजातियां हो सकती हैं। लघु समुदाय आमतौर पर पड़ोसी समुदाय पर निर्भर रहते हैं, है ना? तो अब इसका सीधे इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। एक्चुअली तीनों ही ऑप्शन, तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट को आप एक बार फिर समझ लीजिए, कि एक समुदाय में प्रजातियों और उनकी आबादी का आकार बहुत परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। प्रजातियां और उनके आकार बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है। कई मतलब बहुत सारी प्रजातियां जो एक जगह रहते हैं,
एक आवास शेयर करते हैं, एक ही आवास में रहते हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक समुदाय। ठीक है। तो दूसरा भी सही है कि एक समुदाय में एक या कई, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रजाति, जैसे मनुष्य, सारे मनुष्य मिलकर के एक समुदाय बना लेते हैं, तो हम सारे मनुष्य एक ही प्रजाति हैं, कोई अलग अलग प्रजाति तो नहीं है। और एक समुदाय के अंतर्गत कई प्रजातियां भी हो सकती हैं, मतलब कई प्रजातियां मिलकर के भी एक समुदाय बना सकती हैं, राइट। दोनों तो ये दो स्टेटमेंट। तीसरा, लघु समुदाय, जो छोटे समुदाय होते हैं, वो जाहिर सी बात है वो अपने पड़ोसी समुदायों पर बहुत सारी चीजों के लिए, खाना पीना रहना, है ना, बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर होते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं। लघु समुदाय जो है वो अपने पड़ोसी समुदायों पर निर्भर रहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है। अब समुदाय के प्रकार हैं, प्रमुख समुदाय, लघु समुदाय। ठीक है, लघु समुदाय अपने पड़ोसी समुदायों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद हम लोग चलेंगे 10 पे। ठीक है, आप लोगों को मजा आ रहा है? जो लोग हैं थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका। हम्म। तो मैंने सोचा हमेशा ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा इकोलॉजी के भी करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में जितने क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, कई बार उससे ज्यादा क्वेश्चन इकोलॉजी वाले पार्ट से आ जाते हैं, पारिस्थितिकी वाले पार्ट से आ जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहे हैं ना, मतलब ये सारे कोई फुद्दू क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन से आपको कोई ना कोई अच्छा कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल नॉलेज मिलेगा, राइट। हाँ, अब ये है जैव भू रासायनिक चक्रों के संबंध में ये क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया, कम्युनिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी में, वैसे ही बायो जियो केमिकल साइकिल भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक होती है, बायो जियो केमिकल साइकिल के संबंध में है कि कौन सा जैव भू रासायनिक चक्रों के महत्व का वर्णन करता है, कौन सा कथन। ठीक है, ये बताते हैं कि कुछ तत्वों और यौगिक पर्यावरण के माध्यम से कैसे आगे बढ़ते हैं और लगातार उपयोग और पुनर्नवीनीकृत होते हैं। कौन बताता है? जैव जैव भू रासायनिक चक्र का महत्व। बिल्कुल सही है, इसका इम्पोर्टेंट एक महत्व है ही है कि इसमें कुछ तत्व और यौगिक पर्यावरण के माध्यम से कैसे आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको चक्र बोला जाता है। कि डिफरेंट पर्यावरण के हिस्सों से होते हुए जो तत्व और यौगिक हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और लगातार पुनर्नवीनीकृत होते रहते हैं, है ना, लगातार उनमें रिन्यूअल होता रहता है। ये बताते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तरों के माध्यम से ऊर्जा कैसे संचारित होती है ना। तो क्या ये ऊर्जा के संचारित होने का वर्णन करते हैं, है ना। ये अभी थोड़ा सा आप जब रुकेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऊर्जा नहीं है ना, इसमें जो खनिज होते हैं, जो तत्व होते हैं, ठीक है, मिनरल्स का एक तरीके से चक्र होता है, ये ऊर्जा का चक्र नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए बी वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये बताते हैं कि पर्यावरणीय दबाव के आधार पर जीवों का अनुकूलन कैसे बदलते हैं। ठीक है, इसका भी जैव भू रासायनिक चक्र से कोई मतलब नहीं। ये बताते हैं कि कैसे जैविक परिवर्तन अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करते हैं। ठीक है, ये भी इसके महत्व से कोई संबंधित नहीं है। केवल जो पहला वाला है, दैट इज द राइट आंसर। क्या कि ये बताते हैं कि कुछ तत्व और यौगिक, है ना, कुछ तत्व और यौगिक जो एक तरीके से तमाम तरीके के खनिजों के रूप में होते हैं, पर्यावरण के माध्यम से कैसे आगे बढ़ते हैं और लगातार उपयोग और पुनर्नवीनीकृत होते रहते हैं। इसके अलावा बाकी के तीनों जो स्टेटमेंट है वो, उनका कोई मतलब नहीं है जैव भू रासायनिक चक्र से। ठीक है, जो ऊर्जा का संचारण है वो जैव भू रासायनिक चक्र नहीं, बल्कि कौन बताता है? खाद्य जाल, जो फूड वेब है। फूड वेब ये बताता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से ऊर्जा संचारित होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल, या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा कैसे जाती है, कौन बताता है? फूड वेब, है ना, खाद्य जाल, राइट। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। हम लोग चलेंगे अपने 11th क्वेश्चन में, 11वें नंबर का क्वेश्चन। हम्म। अब कुछ प्लेसेस इन न्यूज है, मतलब कुछ ऐसे स्थान हैं जो लगातार समाचारों में देखे जाते हैं। प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है। मैंने अभी एक सीरीज शुरू की थी, जियोग्राफी इन न्यूज।
तो ज्योग्राफी एंड न्यूज के अंतर्गत ही मैं प्लेसेस इन न्यूज भी कवर करता रहूंगा हर महीने का, ठीक है। तो एक वीडियो अभी मैंने डाला था सितंबर मंथ का, उसको जाके देखिएगा। अभी जल्दी ही अक्टूबर और फिर नवंबर मंथ का वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो ज्योग्राफी इन न्यूज वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आते हैं, खासतौर पे मैप बेस्ड होते हैं। कोई न कोई प्लेस जो कि इम्पोर्टेंट है उसको पूछा जाता है कि वो कहाँ पर स्थित है, किस देश में, या जियोग्राफिकल लोकेशन उसकी क्या है। जैसे पोर्ट सईद, ठीक है, जबरवान पर्वत, माउंट सिनाबंग, विट्सन विट विट्सुन रीफ। तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, उतना इजी नहीं है ना, लेकिन फिर भी इनमें से कम एक दो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आई थिंक पोर्ट सईद बंदरगाह है, ये तो पता होगा, और माउंट सिनाबंग भी पता होगा, ठीक है। कौन सा सही तरीके से मिला हुआ है? सी, एक, तीन और चार मिले हुए हैं, ठीक है। यानी कि पोर्ट सईद बंदरगाह कहाँ पर है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, मेडिटरेनियन में है। माउंट सिनाबंग ये फेमस ज्वालामुखी है सुमात्रा का, इंडोनेशिया में, ठीक है। और विट्सुन रीफ ये थोड़ा सा टफ है। विट्सुन रीफ जो है ये कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में। अधिकतर साउथ चाइना सी पर अपना एक कब्जा, अपना एक अधिकार क्षेत्र चीन जताता रहता है। उस संदर्भ में ये रीफ हमेशा न्यूज में चर्चा में रहती है, ठीक है। तो ये तीन सही है। जबरवान पर्वत ईरान में नहीं है, ये कहाँ पर है? जबरवान पर्वत ये कहाँ पर है? ये पढ़ो, देखो इसको पढ़ के लग रहा होगा कि ये कोई ईरान इराक की पर्वत श्रेणी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पोर्ट सईद बंदरगाह सुएज नहर के उत्तरी छोर पर, भूमध्य सागर के तट पर मिस्र का एक शहर है, ठीक है। पोर्ट सईद सुएज नहर का उत्तरी छोर का बंदरगाह है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्ट सईद। जबरवान श्रेणी भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी के मध्य भाग में पीर पंजाल और महान हिमालय रेंज के बीच एक छोटी उप पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। जबरवान श्रेणी, ठीक है, कहाँ पर है ये? कश्मीर घाटी के मध्य भाग में पीर पंजाल और जो महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, और पीर पंजाल किस में आता है? लोअर हिमालय या मिडिल हिमालय में। यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है, यानी कि जस्कर जस्कर श्रेणी है, वहां पर ग्रेटर हिमालय का जो हिस्सा है, और पीर पंजाल, उसके बीच में क्या है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी के क्षेत्र में ही एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है जबरवान पर्वत, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। शायद ही आपने कभी इसका नाम सुना हो, तो यहाँ पर सुन लीजिए और हमेशा इसको याद रखिए, राइट। जबरवान पर्वत या जबरवान श्रेणी, ठीक है, भारत में है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है, और ये अधिकतर फटता रहता है, ठीक है। विट्सुन रीफ, जिसे जूलियन फेलिप रीफ के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी चीन सागर के स्पार्टली द्वीप समूह में एक चट्टान है, और स्पार्टली द्वीप समूह पर चीन अपना कब्जा जताता है। चीन कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारे द्वीप है, ठीक है। इसलिए ये खबरों में रहता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, राइट। अब चलते हैं हम लोग 12 की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का, ठीक है। इकोनॉमी भी थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन इकोनॉमी के भी देखेंगे। बीच बीच में मैं क्या फ्लेवर चेंज करने के लिए तो कुछ बहुत क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ताकि एक लोग एकदम से आप लोग बोर ना हो जाएं केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, ठीक है। तो कौन सा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंटल बैंक के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। ये एक बैंक, मतलब भारत में बजट के द्वारा एक बैंक स्थापित किया गया था, राइट। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, NIDB, ठीक है। ये क्या है? इसको पहले इसका आप सीधे सीधे इसका पहले तो व्याख्या पढ़िए, ठीक है। एक बिल लाया गया था संसद में, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID विधेयक, ठीक है, 2021 में लाया गया था। तो ये किस, इसमें कुछ इसके बुनियादी कार्य थे कि मतलब ये जो बैंक है ये क्या क्या करेगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण और
एडवांस देगा ये, ऐसे मौजूदा जो पहले से कोई ऋण चल रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंधित, तो उनको वापस लेगा, उनको पुनर्वित्तीयन करेगा, ठीक है। और विदेशी भागीदारी को व्यवस्थित और सुगम बनाएगा, है ना, ये सारा। और इंफ्रास्ट्रक्चरिंग फाइनेंसिंग के क्षेत्र में विवाद समाधान के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ बातचीत की सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग से परामर्श सेवाएं प्रदान करना, ये सारे इसके कार्य हैं, ठीक है, ये सारे इसके कार्य हैं। और डी क्यों नहीं सही है? क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के निवेश के क्षेत्र में किसी भी एफडीआई प्रस्ताव को अनुमति देगा या अस्वीकार करेगा, ये इसका कार्य नहीं है। बुनियादी ढांचे के निवेश के क्षेत्र में एफडीआई को प्रस्ताव या अनुमति देना, एफडीआई प्रस्ताव को अनुमति देना या उसे अस्वीकार करना, ये एनआईएफडी का काम नहीं होगा, बल्कि ये किसका काम है? एनआईडीबी का काम नहीं है, ये किसका काम होगा? ये नीचे दिया हुआ है। एफडीआई की अनुमति भारत सरकार द्वारा समेकित एफडीआई नीति में निर्दिष्ट सभी गतिविधियों या क्षेत्रों में, मतलब एफडीआई की अनुमति जो है वो एक इंटीग्रेटेड एफडीआई नीति है, उसके तहत दी जाती है। उसके लिए ये जो बैंक है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बैंक, ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये इसका कार्य नहीं है, बल्कि भारत सरकार की एक अपनी एफडीआई नीति है, उसके तहत ही एफडीआई की अनुमति या अस्वीकृति की जाती है, राइट। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी का थोड़ा सा अच्छा ढंग का क्वेश्चन था, 12 नंबर का, राइट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। हाँ, ये फिर से एक अगेन इकोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, इकोलॉजी परिस्थिति विज्ञान से संबंधित। कौन सा ऐसे प्रजाति के बीच सहोपकारी अंतःक्रिया के उदाहरण है? सहोपकारी यानी म्यूचुअलिज्म अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? जोंक और मवेशी, राइजोबियम और फलीदार पौधा, प्रवाल पॉलिप और सूक्ष्म शैवाल। कौन कौन से? केवल एक, दो, तीन, केवल तीन, या एक, दो, तीन सारे ही? म्यूचुअलिज्म, अगर किसी को ये पता है कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, वही इसका आंसर दे पाएगा। जैसे मवेशी, कोई भैंस है, उसमें जोंक चिपक जाती है, तो क्या ये म्यूचुअलिज्म है? म्यूचुअल वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो। अब जोंक चिपक गई भैंस के ऊपर, ठीक है, उसका खून चूसने लगी, तो जोंक को तो मिल रहा है भैंस से खून, या आप कहीं दलदली क्षेत्र में जा रहे हैं, जोंक आपके चिपक गई, आपका खून चूस रही है, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? म्यूचुअलिज्म का मतलब है म्यूचुअल रिलेशन, एक तरीके से समझ रहे हैं, दोनों को फायदा होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो एकदम ही हटा दीजिए। अब जोंक मवेशी के ऊपर चिपकी है, तो मवेशी को तो कोई फायदा है नहीं, भैंस को तो कोई फायदा है नहीं, जोंक ही उसका खून चूस रही है, तो म्यूचुअलिज्म तो बिल्कुल नहीं हुआ वो, है ना। ये एक सामान्य बुद्धि से भी इस प्रश्न को हल किया जाता है, कहने की बात मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूँ, है ना। राइजोबियम और फलीदार पौधा, राइजोबियम आप जानते हैं, वो जो फलीदार पौधे होते हैं, लेगुमिनस स्पीसीज होती है दाल कुल के, उसमें जो राइजोबियम होते हैं उसकी वजह से उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प मिलती है। हम्म। हाँ, तो वो उसकी जड़ में रहते हैं और फलीदार पौधे को उसकी वजह से नाइट्रोजन मिल जाती है, उसको उर्वरक की जरूरत नहीं होती, तो ये एक तरीके की म्यूचुअलिज्म लग रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। वो उसको आवास प्रदान कर रहा है, वो जो पौधा है, पौधे की जड़ है, उसमें वो रहता है राइजोबियम, और जो राइजोबियम है वो वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को प्रदान कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये म्यूचुअलिज्म है। प्रवाल पॉलिप और सूक्ष्म शैवाल, इसी तरीके से एक प्रवाल का जो वो होता है ना, खोखला एक प्रवाल सा होता है पॉलिप, उसके अंतर्गत एक शैवाल रहता है। शैवाल अभी जब हम लोग आगे ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉरल रीफ्स, है ना, प्रवाल भित्तियां, उसमें ये कॉन्सेप्ट आप बड़े इजीली समझ जाते हैं कि एक कीड़ा होता है एक तरीके का, प्रवाल क्या है? एक प्रवाल कीट है ना, प्रवाल पॉलिप मतलब प्रवाल कीट, ठीक है। वो अपनी संरचना में सूक्ष्म शैवाल उसके अंदर रहते हैं, शैवाल उसके लिए एक तरीके से भोजन प्रदान कर रहा है और प्रवाल उसको आवास प्रदान कर रहा है, वो उसी के अंदर रह रहा है शैवाल, तो ये भी एक तरीके का म्यूचुअलिज्म है। दो और तीन सही है, एक को हटा दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, केवल दो और तीन, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको सरल भाषा में। अब देखो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, जोंक और मवेशी परजीविता का उदाहरण है। एक तरीके से जोंक जो है मवेशी के ऊपर परजीवी है, पैरासाइट है, वो उसको चूस रहा है। पैरासाइट जानते हैं ना? पैरासाइट नाम की एक मूवी बहुत हिट हुई थी, उसको ऑस्कर भी मिला था, अगर कभी टाइम मिले तो देखिएगा, बड़ी अजीब सी और बड़ी अच्छी सी मूवी है।
पैरासाइट। जो विदेशी भाषा वर्ग के फिल्मों को ऑस्कर मिलता है ना, जिसमें भारत की फिल्में भी जिसके अंतर्गत एंट्री लेती हैं, विदेशी भाषा फिल्म की जो फिल्में होती हैं, तो उसमें कोई कोरियन मूवी थी पैरासाइट, शायद पिछले 2 साल के पीछे की बात है, 2 साल 2-3 साल हो गए। बड़ी अच्छी मूवी है। मतलब उसमें क्या दिखाया गया है, बड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उसमें दिखाया गया है कि जो शहर है, जो सिटी है, मतलब उसमें कितना ज्यादा मतलब दो तरीके के वर्ग है। एक वर्ग है जो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिच है, बहुत ज्यादा समृद्ध है। एक वर्ग है जो थोड़ा सा गरीब है, मध्यम है। लेकिन जो गरीब मध्यम वाला वर्ग है, जो गरीब मध्यम परिवार है, वो जो धनी लोग हैं उनको देख करके हमेशा क्या करता है, उनके जैसा बनने की कल्पना करता है, कोशिश करता है। तो इसी कोशिश में एक परिवार है, एक मध्यम वर्गीय परिवार है। उस परिवार के तमाम लोग अपने अपने तरीके से, मतलब धनी लोगों की संगत पाने के लिए, धनी लोगों की तरह बनने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं वो बेचारे, उस परिवार के सदस्य। और अंत में वो बेचारे एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और मतलब उसका बड़ा दुखांत फिल्म है, सुखांत फिल्म नहीं है, एक दुखांत फिल्म है ना। लेकिन बड़ी अजीब सी मूवी है। मतलब उस मूवी का मतलब टोटल आर्टिस्टिक और उसका जो कहानी है बड़ा अच्छा है। पैरासाइट, ये पैरासाइट से मुझे याद आ गया, है ना। मैं थोड़ा फिल्में देखने का शौकीन हूँ, कई बार एग्जाम्पल मैं फिल्मों से ही देता हूँ, ठीक है। तो जोंक और मवेशी ये परजीविता का, पैरासिटिज्म का उदाहरण है। जोंक जो है वो मवेशी के ऊपर पैरासाइट है, उसको चूस रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है इकोलॉजी में। हाँ, अब एक मिशन इंद्रधनुष से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, राइट। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये सही है पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको ध्यान से यही पढ़ना होता है, प्रीलिम्स की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, है ना। हाँ, लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उनका सही निकल रहा है, बहुत सराहनीय है, अच्छी बात है। ठीक है। गहन मिशन इंद्रधनुष, मतलब एक तो मिशन इंद्रधनुष चल ही रहा था, उसको और गहन बना दिया गया, है ना। अधिकतर सरकारें नाम बदलने का कार्य करती हैं, लेकिन हाँ, नाम के साथ साथ कुछ उसके काम भी, उद्देश्य भी बदल जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, ध्यान से ये पढ़ना होता है कि क्वेश्चन क्या है, सही है पूछ रहा है कि सही नहीं है पूछ रहा है। सबसे पहली गलती अधिकतर विद्यार्थी यही कर देता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि क्या पूछ रहा है, सही है, ठीक है। कई बार पूछता है सही नहीं है। हम्म तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्र गति से पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करने के लिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। और गहन मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य पूरे देश में पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है ना। सरल क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है, केवल एक सही है। अब एक सही है मतलब कि ये वाला जो है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो मिशन इंद्रधनुष क्यों लॉन्च किया गया था 2014 में, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्र गति से पूर्ण टीकाकरण कराने के लिए। तो गहन मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है, क्या इसका लक्ष्य पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है? इसका कुछ अलग ही लक्ष्य है, ठीक है। सभी, ये तो 2014 में बेसिकली मिशन इंद्रधनुष चालू ही किया गया था। फिर गहन मिशन इंद्रधनुष क्या है, इसको 2017 में वडनगर, वडनगर आप जानते हैं ना, गुजरात की का एक शहर है वडनगर। हम्म तो इसको गहन इंद्र मिशन इंद्रधनुष को 2017 में वडनगर गुजरात से लॉन्च किया गया। इसका दूसरा संस्करण, जिसको 2.0 कहा गया, वो 2 दिसंबर में 2019 में शुरू किया गया। और इसके माध्यम से ये कई सारे लक्ष्य हैं अलग अलग, ठीक है। कि इसका लक्ष्य 27 राज्यों में 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसे उत्तर प्रदेश, बिहार में ब्लॉक स्तर में लागू किया जाएगा। शहरी और रेखांकित जनसंख्या और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हम्म सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों तक के प्रत्येक बच्चे तक इसे पहुंचाना है। 2 वर्षों, ये इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे तक इसे पहुंचाना है, और उन सभी गर्भवती महिलाओं को जिन्हें नियमित टीकाकरण के तहत छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो इसका प्रमुख लक्ष्य ये है, ये हाईलाइट करना है इसमें, ठीक है, कि 2 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे तक इसे पहुंचाना, किसको, टीकाकरण को। और उन सभी गर्भवती महिलाओं को जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम जो चलता रहता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन
प्रोग्राम जो चलता रहता है उसके तहत जो छूट गई थी, ठीक है, इसके लिए गहन चलाया गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसकी भाषा ऐसी है, सरल भी है और तब भी ये कठिन है ना। मतलब ये कंफ्यूज कर सकता है कि गहन में ये पूरे देश में पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है ना, तो ऐसा कोई बिल्कुल एकदम बिल्कुल ये नहीं कि पूरे देश में और पूर्ण टीकाकरण। ठीक है, मतलब अलग अलग जैसे कौन से क्षेत्र में और लगभग 2 वर्ष तक के वो जो बच्चों को कवर करना, जो महिलाएं छूट गई थी उनको कवर करना, मतलब जो लक्ष्य है वो ऐसा कोई बहुत बड़े लक्ष्य नहीं है कि पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य, ऐसा कुछ एकदम से नहीं है इसके इसके लक्ष्यों में। आप नीचे जो आपने पढ़ा होगा उससे आप समझ पा रहे होंगे, है ना। मतलब कुछ ये जैसे है कि 2 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे तक इसे पहुंचाना है। हम्म, मतलब एक सीमा है उसकी, 2 वर्ष तक के, है ना। और जो महिलाएं छूट गई हैं उनको इसमें कवर करना है ना। और जो ये हमारा स्टेटमेंट था वो क्या था, वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सरल तरीके से लिख दिया गया कि पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ऐसा कुछ सीधे नहीं लिखा गया है ना, उसके उद्देश्यों को। तो 14वां वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। गहन मिशन इंद्रधनुष। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ओ, आई थिंक अभी हमारी ये क्वेश्चन क्या पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए थे। अभी 15 क्वेश्चन हुए थे। चलिए मैं, मेरे पास फाइल है उससे मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन आगे के जो भी हैं उनको कवर करता हूँ, ठीक है। तो 15 के बाद अभी जो क्वेश्चन रिलेवेंट है मैं उनको उनको डिस्कस करके, अभी 10 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म, एक क्वेश्चन, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। बिटकॉइन, बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिटकॉइन रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिटकॉइन के ऊपर एक क्वेश्चन है। बिटकॉइन के संदर्भ में आजकल आपने खूब सुना होगा बिटकॉइन, जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, कौन सा कथन सही नहीं है। सही है, सॉरी, सही है ना। बिटकॉइन देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, ऐसा है। जो बिटकॉइन है वो देशों के, जो विश्व के तमाम देश हैं उनके केंद्रीय बैंकों द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। बिटकॉइन बिटकॉइन पते वाले कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते के साथ और किसी और से बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति के पास जिसके पास बिटकॉइन एड्रेस है, वो किसी दूसरे व्यक्ति जिसके पास बिटकॉइन एड्रेस है वो उसको बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकता है। इसके माध्यम से किसी की भी पहचान जाने बिना ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बिटकॉइन के ऊपर, और आजकल क्योंकि बहुत न्यूज में है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, राइट। तो इसका क्या है, बी, 2 और 3 क्या है, सही है ना। ये केंद्रीय बैंकों द्वारा चिन्हित किए जाते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ये तो अधिकतर क्या है, ये अधिकतर जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक है उनकी, एक तरीके से उनकी अथॉरिटी के बाहर होते हैं। ये बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल वाले लोग हैं ना, टेक्नोलॉजी वाले लोग, उन लोगों ने इसको क्वाइन किया है, उन्हीं लोगों ने शुरू किया है। वो लोग लेन देन के लिए इसको प्रयोग करने लगे लगे हैं, तमाम तरीके के। और अब ये काफी चलन में आ गए हैं। अब बल्कि कई सरकारें इसके बारे में सोचने के लिए बाध्य हो गई हैं कि बिटकॉइन को क्या किया जाए। तभी आपको याद होगा कि जब एक बार निर्मला सीतारमण जी अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने एक बार बोल दिया था, पिछले साल की बात है, कि बिटकॉइन के ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे या कुछ ऐसा करके बोल दिया था। तो अचानक रातों रात बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो बहुत गिर गई थी, बहुत सारे लोगों का बड़ा लॉस हुआ था। उनमें से एक मैं भी था, उन अभागे लोगों में से एक, ठीक है। मेरा भी कुछ इन्वेस्टमेंट था बिटकॉइन में, जो रातों रात मेरा पैसा आधा हो गया, राइट। मुझे भी लगा कि अब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है, अब क्या पता। मेरा भी तो उसमें करीब करीब मेरा लाख रुपया लगा हुआ था, वो एक रात में घट करके 50,000 रुपया रह गया, समझ लीजिए। दूसरे दिन मैंने, मतलब मैंने रात में ही निकाल लिया, निकालते निकालते 50,000 बचा। अगले दिन बल्कि रिकवरी हो गई, अगले दिन वो 50,000 70,000 हो गया, अगले ही दिन, ठीक है। तो बिटकॉइन वगैरह मतलब वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ मैं उसको, ठीक है। वो तो अब मैंने भी बस ऐसे ही जस्ट एक ट्राई के लिए किया था, और ट्राई करते ही नुकसान लग गया, ठीक है। तो बिटकॉइन पते वाले कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते के साथ किसी और
से बिटकॉइन भेज और प्राप्त, बिल्कुल ऐसा होता है। दो लोग आपस में जिनके पास बिटकॉइन है वो आपस में लेन देन कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसी को भी पहचान जाने बिना ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, इसीलिए ज्यादा यूज ही किए जाते हैं ये। ठीक है। इसीलिए सरकारें इस पर अपना शिकंजा कसना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बिटकॉइन के माध्यम से लोग इलीगल बहुत सारा लेन देन करेंगे, क्योंकि किसी को भी इसमें पहचान जानने की जरूरत तो है नहीं। मेरे पास बिटकॉइन है, आपके पास बिटकॉइन है, हम लोग उसको ऑनलाइन भुगतान कर लिए, सरकार को कोई खबर ही नहीं। वैसे सरकार तो हर चीज पर नजर रखती है ना। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। लेकिन ये फिलहाल केंद्रीय बैंकों की जद उनके अथॉरिटी से बाहर है। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के आने की बहुत संभावना है। ठीक है। तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन हो गया। इसको मैं अपनी लिस्ट में डाल देता हूँ। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ ना, कि एक 100 क्वेश्चन की पूरी, मतलब हर मंथ में क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग हर वीक में 25-25 क्वेश्चन 4 दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। हफ्ते के अंत में हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, इस तरीके से 25 को 100 करके। तो जब वो हफ्ता पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं उस पूरे पेपर को आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। वो 100 क्वेश्चन के पेपर को, ताकि आप लोग रिवीजन भी कर पाए, उसको दोबारा भी देख पाए। ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी अभी फिलहाल जो दिमाग में है। आगे उसको कैसे क्या करना है और उसमें कोई चेंज करना है ना, आप लोगों के हितों को ध्यान में रख करके तो उसको देखेंगे। फिलहाल अभी मेरे दिमाग में ये है कि ऐसा करना है। ठीक है। थोड़ा सा इनोवेटिव हूँ मैं, माइंड से नए नए काम करता रहता हूँ। ठीक है। तो अभी जैसे इसमें हम लोग के कितने क्वेश्चन हो गए थे, 15 क्वेश्चन हो गए थे। अभी ये 16वां क्वेश्चन हो गया हमारा, बिटकॉइन वाला, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, बिटकॉइन का। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा, मतलब इनोवेटिव तरीके से, थोड़ा सा लीक से हट के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वही घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं, राइट। तो ये 16 क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी ये, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है ये। नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, इसको उठा लेता हूं मैं। ये हमारा 17वां क्वेश्चन होगा। ठीक है। और ये 18वां क्वेश्चन होगा। एक और पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है। पॉलिटी के सबसे इजी और सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। सबसे डायरेक्ट, और पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनके क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हल करने में मजा भी आता है ना। मतलब जो मैं सही बताऊं, इवन ज्योग्राफी से भी ज्यादा मजा आता है इनके क्वेश्चन हल करने में, डिस्कस करने में, पॉलिटी और इकोनॉमी के। क्योंकि क्या है ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ से इतने कनेक्टेड होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा। क्योंकि हम पॉलिटी से हम डेली प्रभावित होते हैं, इकोनॉमी से डेली प्रभावित होते हैं। अब ज्योग्राफी से हम लोग डेली प्रभावित नहीं होते, हिस्ट्री से डेली प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसलिए जो इसका डिस्कशन है, पॉलिटी का और इकोनॉमी का, ये हमारे लिए ज्यादा, मतलब ज्यादा नेचुरल होता है, समझ रहे हैं ना। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब आप लोगों का कैसा है मुझे नहीं पता है। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है कि मैं पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन जब डिस्कस करता हूँ तो उसमें ज़्यादा मजा आता है इन कंपैरिजन टू ज्योग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाता है। 17th क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब सबसे पहली बात, जो प्रैक्टिस करने से ये चीज आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सही नहीं है। ठीक है। तो आपको जो गलत कथन है उसको ढूंढना है। जैसे ही आपको गलत कथन मिल गया, आप उसको आंसर मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है। यूपीएससी के लिए आपको टाइम नहीं खराब करना है। गलत कथन आपको बिल्कुल पूरा 100% आपको भरोसा है कि हाँ ये कथन गलत है, फिर आपको बाकी भी 3 पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। जब सही नहीं है पूछा है तो आपको केवल गलत कथन पकड़ना है जो सही नहीं है। तो बाकी के, अगर गलत कथन आपको पता है तो बाकी तो 3 सही ही होंगे, उनके बारे में न पढ़ने की जरूरत है न उनकी चिंता करने की जरूरत है कि वो क्या लिखा है। हम्म अब संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। अब जो पॉलिटी पढ़ने वाला लड़का होगा उसको खूब अच्छे से पता होगा कि किस भाग में कौन सी चीज है ना। तो भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से, है ना। जो संविधान का पार्ट 2 है वो नागरिकता से है। ठीक है। तो ये सही, तो छोटा कथन है, आपने देखा, आपको हाँ ये सही है। ठीक है। इसके बारे में फिर ज्यादा सोचना नहीं। जो
संविधान केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ में भारत के नागरिक बने थे, लेकिन उसके बाद के नहीं। क्या ऐसा है? केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ में भारत के नागरिक बने थे, लेकिन उसके बाद के नहीं। संविधान नागरिकता के मामले में कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधायिका को अधिकार देता है। ठीक है, पहला वाला तो एकदम सही है। अब सेकंड वाला पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि रॉन्ग है। राज्य विधायिका को तो नागरिकता के संबंध में किसी भी राज्य के विधान परिषद या विधानमंडल को कोई अधिकार है? बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। केवल भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बना सकती है नागरिकता के मामले में। ठीक है, तो इसमें चूंकि संसद वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन जो साथ में इसने लिख दिया ना और राज्य विधायिका, बस इसी ने इस पूरे स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। और बस इसी को आपने जैसे ही पढ़ा आप समझ गए कि यही कथन गलत है, आपने आंसर मारा, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर ना इसको पढ़ने की जरूरत है ना किसी को पढ़ने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता खो देता है। ये कथन ये कथन तो सही है, आपको पता ही है ना। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता कोई ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन है, कुछ प्रावधान है जो लिखे हुए हैं। ठीक है, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है ना। और फिर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या है, भाग 3। क्या है वो, बताइए। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में क्या है, कमेंट करके बताइए। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, उसमें क्या डिस्कस किया गया है, कोई बताएगा? हम्म फंडामेंटल राइट, यस यस, मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही है। दिव्यांशु, अंकिता, मनीषा, इन सब ने सही आंसर दिया है। यस यस, अभिषेक, अन्नू, सबके आंसर आ गए एकदम धड़ाधड़, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब पॉलिटी आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे पॉलिटी में सबसे इजीली जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे। मैं सबसे बता दे रहा हूँ ये बात, है ना, और हमेशा बताता रहता हूँ। अब आप लोग ध्यान ही ना दो तो बात अलग है, अदरवाइज सबसे इजी क्वेश्चन पॉलिटी में सबसे स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगेंगे, घुमावदार भाषा के लगेंगे, पॉलिटी में एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, 36 से 51 हो गया आपका। फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट के बाद 36 से 51 क्या है, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो क्या है, भाग 4। और इसके बाद है भाग 4 का, है ना, 4A, उसको अलग से जोड़ा गया था। उसमें क्या डिस्कस किया गया है, मौलिक कर्तव्य, राइट, है ना। यस यस, भाग 4 में डीपीएसपी हो गया 36 से 51 तक। और फिर भाग 4 का या 4A और 51, अनुच्छेद 51A, उसमें क्या जोड़े गए, उसमें जोड़े गए फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छा लग रहा है इस टाइप से थोड़ा सा, मतलब बीच बीच में जब दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा इस डिस्कशन में, है ना। आप लोग भी थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा मजा महसूस कर रहे होंगे, राइट। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और साथ में राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। कौन से प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी और साथ में राज्यों की सहमति, कॉन्करेंस नहीं होती आधे राज्यों की, मतलब देश में जितने भी राज्य उनके आधे राज्यों से सहमति। यस यस यस, ठीक है प्रिया, आपने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही है। प्रिया, अंकिता, लोग सब लोग ठीक है, अच्छा है, सब लोग इंगेज कर रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, है ना, बिल्कुल। जो भी ऐसे प्रोविजन है ना जिनमें कहीं ना कहीं राज्य के लोग भी शामिल होते हैं, मतलब राज्यों की सहभागिता की जरूरत, मतलब वो कहीं ना कहीं फेडरल मामले से संबंधित होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, है ना, बिल्कुल सही है। नागरिकता का मैंने वैसे ही बता दिया कि नागरिकता का जो वो है वो मामला पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है, उसमें राज्यों की किसी भी सहमति की जरूरत नहीं है।
तो 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसका सही आंसर है 1, 4 और 5, यानी कि 2 तो आप एलिमिनेट कर दिए। वैसे ही कि नागरिकता का मामला सीधे सीधे केंद्र सरकार का है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये भी केंद्र सरकार के ही हद में है। ठीक है, इसका भी पूरा देख रेख सारा जिम्मा केंद्र सरकार का है, राज्यों से इसको कोई मतलब नहीं, कोई सहमति हमें की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि आपको पता है कि विधानसभाएं भी भाग लेती हैं, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं राज्यों की भूमिका है, इसलिए राज्य की सहमति की आवश्यकता है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट तो राज्यों में ही है ना, तो वहां भी जरूरत है। संविधान में संशोधन के लिए मतलब खुद संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है ना, उसके भी अगर प्रावधान में कोई बदलाव लाना है तो उसमें भी राज्यों की सहमति की जरूरत है। तो 1, 4 और 5 में जरूरत है, और 2 और 3 में कोई जरूरत नहीं है राज्यों की सहमति की। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 1, 4 और 5, सी। हम्म ये पूरे सारे प्रावधान लिखे हुए हैं, जितने प्रावधानों में संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है ना। ये टोटल 8 प्रावधान है। ठीक है, एक एक बार जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव और उसके तरीके, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के बीच विधायी विधायी शक्तियों का वितरण, वस्तु और सेवा कर परिषद जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी है ना, ये बिल्कुल नया एडिशन है, इसमें नया जोड़ा गया था, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान है जिसका संविधान संशोधन करना है, तो उसमें विशेष बहुमत की जरूरत है संसद की, और साथ में राज्यों की सहमति की जरूरत है। राज्यों की मतलब सारे राज्यों की नहीं, अगर आधे राज्यों से सहमति आ जाती है तो उसको मान लिया जाता है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची, सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची, 3 सूचियां है ना, उसमें से अगर उसमें कोई संविधान संशोधन करना है, उसमें भी जरूरत है सहमति की। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, उसमें भी जरूरत है। और खुद अनुच्छेद 368, यानी कि जो संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति है, अगर उसमें भी कोई संविधान संशोधन करना है उसके प्रोविजन में, तो भी जरूरत है। राइट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 18। अभी हम लोग 18 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है। हम्म एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फ्लेवर का है, इसको भी देखिए। कुद, दुमहल, रौफ और हाफिजा को हाल ही में खबरों में देखा गया, ये है। आपने इसमें बाकी के नाम तो नहीं सुने होंगे, लेकिन शायद रौफ का नाम सुना हो, है ना। कई सारी जो कश्मीर के ऊपर जो मूवीज बनी है, एक मूवी में आपको याद दिलाऊं, अगर किसी ने देखा होगा, प्रीति जिंटा की एक मूवी थी, बुमरो बुमरो श्याम रंग पता नहीं क्या, ऐसे बुमरो बुमरो करके एक गाना था, उसमें प्रीति जिंटा है उसमें, और ऋतिक रोशन है। कश्मीर की सेटिंग में मूवी थी, एकदम से मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मूवी का गाना याद आ रहा है। उसमें वो जो महिलाएं जो वहां पर लोक नृत्य करती हैं, कश्मीर के ऊपर ही है, वो रौफ नृत्य करती हैं। समझ रहे हैं? बुमरो बुमरो आई हो किस बगिया से तुम, ऐसे करके है उसमें। ऋतिक रोशन जबरदस्ती डांस करता है, कोई डांस की जरूरत भी नहीं है उसमें, फालतू ही डांस कर रहा है। हम्म क्योंकि भाई उसको डांस करना आता है, उसको लगता है हर हर गाने में डांस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रॉफ नृत्य जो है, अधिकतर कश्मीर के ऊपर जो भी फिल्में फिल्माई जाती हैं, शूटिंग होती है, वहां पे दिखाया जाता है रॉफ नृत्य। तो अगर देखिए ये जो 4 शब्द है, उनमें से अगर आपने, मैंने तो भाई रॉफ को पकड़ लिया, ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये उत्तर उत्तर भारतीय लोक नृत्य, यही इसका सही। बाकी ना मैंने कुतुब सुना है कभी, ना दुम्हल सुना है, ना हाफिजा सुना है, लेकिन एक यूपीएससी भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कोई 2-3 शब्द लिख देगा, उसमें से अगर आपने एक भी पकड़ लिया तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो मैंने एक पकड़ लिया, मैं समझ गया कि लोक नृत्य, वो डांस होता है उसमें। सी इज द राइट आंसर, अधिकतर लोगों ने बता दिया। ठीक है, ठीक 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 ठीक, है ना। कश्मीर के लोक नृत्य, है ना, कश्मीर के लोक नृत्यों के बारे में थोड़ा सा डिटेल है। कश्मीर के कुछ लोक नृत्य हैं, कुद, दुमहल, रौफ, हाफिजा, भांड जसन, मतलब ये जितने भी लिखे थे सारे ही कश्मीर के लोक नृत्य हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है, जिसमें से रौफ बहुत ज्यादा फेमस है। रौफ नाच, रौफ नृत्य।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए, राइट। अभी हम लोग एक और डिस्कस करते हैं जिससे कि 20 क्वेश्चन हम लोगों को हो जाएंगे, और फिर हम लोग स्लाइड को एंड करेंगे। ठीक है, ये 20 का हम लोग का एक राउंड फिगर में हो जाएगा। ठीक है, कल 30 कर लेंगे। मतलब एक हमारा 20 से 25 क्वेश्चन का एक हमारा आंकड़ा रहना चाहिए डेली का। ठीक है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि ये अवशोषित करती है क्या? ठीक है, देखने में छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में छोटा और सरल क्वेश्चन लगेगा ये, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको डिस्कस करते हैं, राइट। ये हमारा आज का 20वां क्वेश्चन होगा। हम्म हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। क्योंकि ये अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है ये? हवा की जलवाष्प और उसकी ऊष्मा, सौर विकिरण का अवरक्त भाग, इंफ्रारेड पार्ट होता है जो सौर विकिरण का, सौर विकिरण का पराबैंगनी हिस्सा, या सभी प्रकार का सौर विकिरण, है ना। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे ये चारों ऑप्शन पढ़ के। वैसे आपको प्रश्न पढ़ने में बहुत इजी लग रहा होगा ना, कि आपने पढ़ा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो हम बता ही लेंगे। लेकिन अब पूरा दिमाग चकरा गया कि ये क्या अवशोषित करती है, किसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। सभी प्रकार का सौर विकिरण अवशोषित कर लेती है जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है, या उसका इंफ्रारेड वाला पार्ट ये अवशोषित करती है केवल, या पराबैंगनी वाला, जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट पार्ट है उसको अवशोषित करती है, या हवा की जलवाष्प और उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है क्या? है ना, कोई गेस करेगा इसका आंसर? फिर बताता हूं मैं, इन चारों में से क्या इसका आंसर है? क्या कोई बता रहा है? ओके, मनीषा ने जवाब दिया बी, अभिषेक ने भी बी दिया, अंकिता ए कह रही है। हम्म अभिषेक ने बोला बी 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 बी, मतलब वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि बी इज द राइट आंसर, सौर विकिरण का अवरक्त भाग। यस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती हैं। ठीक है, जो इंफ्रारेड पार्ट है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ठीक है, उसको अवशोषित करती हैं और वापस फिर से पृथ्वी की ओर उसको वापस फेंक देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी में तापमान बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके, दीर्घकाल में यही क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सारे तरीके का सौर विकिरण अवशोषित नहीं करती है कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा पार्ट करती है, सौर विकिरण का अवरक्त भाग, जो इंफ्रारेड पार्ट है, राइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सरल भाषा का, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है हर साल, कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 में से, जो कि बहुत सरल होते हैं अगर आप उनको ढंग से पढ़ें, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, राइट। तो बहुत अच्छा लगा आप सारे लोग इस लाइव में जुड़े रहे। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको हल करने का मौका मिला होगा, है ना। इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना डेली, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप घंटों पढ़ करके भी आप इतना नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे, इतनी वैरायटी का नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे जो आप इस टाइप के 1 घंटे 1.5 घंटे के लाइव में कर लोगे। अंकिता पूछ रही है सर बिटकॉइन क्या होता है? ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, आप गूगल करके, या सिंपली आप गूगल पे लिख देना बिटकॉइन, ठीक है, और विकीपीडिया में जो कुछ भी लिखा हो उसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो कल मैं बता दूंगा बिटकॉइन क्या है। ठीक है, राइट। ये थोड़ा सा होमवर्क है, इतना तो समझो यार कि बिटकॉइन क्या होता है, कम से कम उसकी परिभाषा तो समझो कि बिटकॉइन चीज क्या है ना। अब मुझसे पूछो क्या होता है, लॉस करा देता है, ये होता है, एक रात में आपके पैसे को आधा कर सकता है ना, और दोगुना भी कर सकता है, इतनी ताकत होती है बिटकॉइन में, किया है कई बार।
ठीक है। एक तरीके के जो भारत में डिजिटल करेंसी लाने की बात हो रही है ना, तो डिजिटल करेंसी नहीं है बल्कि बिटकॉइन बिटकॉइन अलग है और सेंट्रल बैंक के द्वारा लाई गई डिजिटल करेंसी अलग है ना। लेकिन फिलहाल जो इस टाइप की डिजिटल करेंसी हम लोग अभी जो एग्जिस्टेंस में जो देख रहे हैं वो बिटकॉइन ही है ना। अभी तक कोई इंडिया में दूसरी डिजिटल करेंसी तो नहीं है ना। लेकिन जिस डिजिटल करेंसी में हम लोग लेन देन कर पा रहे हैं इलीगल ही सही है ना। भारत सरकार ने देखिए ये भी एक है प्रॉब्लम कि भारत सरकार ने बिटकॉइन को इलीगल एक्टिविटी भी नहीं कहा है। ठीक है, क्योंकि अगर लीगल एक्टिविटी होती तो पूरी तरह से बैन हो चुकी होती। बिटकॉइन में ट्रेडिंग होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारे एक्सचेंजेज हैं बिटकॉइन के। मतलब कि बिटकॉइन के बारे में भी सरकारें एक तरीके से मूक हैं, वो भी देख रही हैं कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है, इससे क्या सरकारें भी ढूंढती हैं मौका कि किस टाइप की एक्टिविटी से हमें फायदा हो सकता है कि वो इस ताक में हो कि उस पर टैक्स लगा दें। आप करो आराम से बिटकॉइन में ट्रेडिंग, कोई लीगल नहीं है, लीगल है सब कुछ, लेकिन उसका एक टैक्स दे दो गवर्नमेंट को। ठीक है, हो सकता है ये भी हो जाए समय में, समय के साथ। एक तरीके की डिजिटल लेन देन की करेंसी है, मतलब एग्जिस्ट वैसे नहीं करती है लेकिन डिजिटली एग्जिस्ट करती है ना। मतलब एक जैसे अ, एक डिजिटल अकाउंट है उसमें से, अब मान लो 100 बिटकॉइन है मेरे पास। अब मैंने 100 बिटकॉइन की कोई समथिंग वैल्यू है रुपए के टर्म में, मान लो 100 बिटकॉइन चल रहे हैं इस समय 1 लाख रुपए के, है ना। तो मैंने आपको वो 100 बिटकॉइन आपसे खरीद लिए, तो मैंने 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया और 100 बिटकॉइन ले लिए। 1 घंटे बाद बिटकॉइन का रेट बढ़ करके जो भी 1 लाख था वो हो गया 1,10,000। तो मुझे हर बिटकॉइन पे 10,000 का फायदा हो गया। समझ रहे हैं ना, इस टाइप से लेन देन इसमें होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसका रेट बहुत तेज फ्लक्चुएट करता रहता है। और रेट तय कैसे होता है, जैसे किसी भी करेंसी का रेट तय होता है ना डिमांड और सप्लाई के आधार पर, सेम उसी तरीके से बिटकॉइन का रेट भी डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है ना। मान लो बिटकॉइन की डिमांड बहुत एकदम से बढ़ जाए रातों रात, तो क्या होगा, उसका रेट बहुत तेज बढ़ जाएगा रुपए के टर्म में, तो जिनके पास बिटकॉइन होगा उनको फायदा हो जाएगा। राइट, ऐसा होता है। और जब मैंने बताया कि जब निर्मला सीतारमण रमण ने अनाउंस किया था बिटकॉइन के बारे में, तो एकदम से लोग घबराहट में हो गए। सेलिंग जब भी होती है ना, जब भी बिकवाली होती है तो पैनिक में होती है, तो बिकवाली बहुत तेज होती है। मैं भी पैनिक हो गया कि यार ऐसा ना हो कि बिटकॉइन रातों रात पता नहीं क्या हो जाए, इलीगल एक्टिविटी कल घोषित कर दी जाए या भारी टैक्स लगा दिया जाए, तो भैया इसको बेच के निकलो जो भी है, नुकसान फायदा जो भी है फिर उस समय देखता नहीं है आदमी, बस बेचता है। तो सेलिंग हमेशा पैनिक होती है, इसीलिए जब भी आपने देखा हो स्टॉक मार्केट भी गिरती है तो पैनिक तरीके से गिरती है, तेजी के साथ गिरती है, चढ़ती है धीरे धीरे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो बुल है वो कैसे आता है, वो आता है सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़ते हुए, और जो बियर होता है वो गिराता है सीधे लिफ्ट से, सीधे 14वीं मंजिल से फेंक देता है नीचे एक पहली मंजिल पे, है ना। तो जो बियर होता है वो बहुत तेजी के साथ मार्केट को गिराता है, और जो बुल होता है वो इतनी तेजी से चढ़ा के नहीं रह सकते, क्योंकि लोग खरीदने में कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं अरे यार ठीक है रेट ऊपर जा रहा है, आज नहीं कल खरीद लेंगे, है ना। लेकिन जब रेट गिरता है तो हर आदमी सोचता है कि पता नहीं यार रेट एकदम ही आधा ना रह जाए, तो तेजी के साथ बेचना चालू करता है। तेजी के साथ बेचता है तो और तेजी के साथ स्टॉक मार्केट गिरता है ना। ये मैं आपको स्टॉक मार्केट का गिरना चढ़ना बता रहा हूँ, कभी और डिटेल से चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी लोगों को। आप लोग इस लाइव में जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट।